तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 9 वैश्वीकरण पॉलिटिकल साइंस का ये पार्ट 1 होगा। कौन सा? पार्ट 1, जिसके अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और कीवर्ड। इंट्रोडक्शन और कीवर्ड समझना इसलिए जरूरी होता है कि जब भी आप बुक पढ़ें, मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखने के पहले या तो बुक पढ़ें या देखने के बाद आप बुक को जरूर पढ़ें। उसके अंदर जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड मतलब ऐसे शब्द होते हैं जो आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और आपको ये जो कीवर्ड होता है ये फर्दर नॉलेज प्रोवाइड करता है, आगे की नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। पहला है वैश्वीकरण वर्ड। क्या है? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है? एक अवधारणा, एक सोच है। वैश्वीकरण क्या है? एक सोच है जिसके अंदर क्या होता है, पूरी दुनिया को एक गांव माना जाता है, पूरी दुनिया को गांव माना जाता है। इसीलिए कभी कभी हम वैश्वीकरण को ग्लोबल विलेज के रूप में प्रदर्शित करते हैं, यानी उसको दिखाते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है? यानी पूरी दुनिया को, यानी वैश्विक जो पूरी दुनिया है, अपना जो विश्व है, उसको आर्थिक रूप से एक होना, उसको हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। यानी पूरी जो दुनिया है उसको आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एक होने की प्रक्रिया को हम वैश्वीकरण का नाम देते हैं। जैसे कि जो भारत है और अमेरिका है, पंजाब कह रहा हूँ, अपना जर्मनी है, जापान है, ये सारे देश क्या है? सभी देश एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। किस आधार पर? तो वैश्वीकरण के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्कृति उनसे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, उनके संस्कृति को हम अपनाते हैं और हमारी संस्कृति को वो लोग अपनाते हैं। हमारा खाना वो खाते हैं, उनकी खाना हम खाते हैं। आर्थिक समृद्धि की बात करें, मतलब आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो क्या होता है, हमारे डॉलर उनके यहाँ चलता है, मतलब हमारा डॉलर नहीं, हमारा रुपया उनके यहाँ चलता है, उनका डॉलर हमारे यहाँ चलता है। यानी पूरी दुनिया क्या है? एक दूसरे में कनेक्टेड है। यानी पूरी दुनिया क्या है? वैश्वीकरण के आने से पूरी दुनिया एक जाल सी बन गई है जिसमें एक भी अछूता नहीं है। जैसे एक जाल में एक जगह फटेगा तो पूरा जगह फटना शुरू हो जाएगा, वैसे ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण क्या है? यानी पूरी दुनिया को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से एक होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला वर्ड आ जाए पूंजीवाद। पूंजीवाद आपने पहले चैप्टर में भी समझा होगा, तो समझाते हैं दोबारा। पूंजीवाद क्या होता है कि जो आपके जो जितने भी संसाधन है, जितने भी संसाधन है, यानी जो प्रोडक्शन के संसाधन है, प्रोडक्शन बोलते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है जिसमें किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए हमें 4 चीज चाहिए। लेबर, कैपिटल, क्या चाहिए? लेबर चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, है ना, लैंड चाहिए। तो इसको हम पूंजीवाद बोलते हैं, जिसमें कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है? किसी व्यक्ति का होता है। और जो पूंजीवाद होता है इसका एक ही ध्येय होता है, एक ही इसका उद्देश्य होता है, अधिक से अधिक पैसा कमाना। क्या होता है? अधिक से अधिक पैसा को कमाना। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पूंजीकरण, पूंजीवाद बोलते हैं, जिसमें कि आपको चीजें पैसे देकर मिलती है। फिर अगला आता है कॉमेंटन। क्या है? कॉमेंटन। कॉमेंटन जो है ना, आपको तो 12th में काम नहीं आएगा, लेकिन 12th के बाद ये बहुत वर्ड काम आने वाला है। कॉमेंटन कुछ नहीं है, आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट पहला जो हम चैप्टर था शीत युद्ध का दौर, उसमें हमने देखा था एक तरफ था पूंजीवाद तो दूसरी तरफ क्या था? समाजवाद था, जिसको हम साम्यवाद भी कहते हैं। और इसी साम्यवाद को बढ़ाने के लिए 1919 के अंदर कॉमेंटन की स्थापना हुई थी। कॉमेंटन का मतलब होता है कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, क्या होता है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल होता है, जो कि समाजवाद और साम्यवाद को प्रसार के लिए बनाया गया था। ये कब बना था? 1919 के अंदर बनाई। कहाँ पर बनाया? रसिया के अंदर बना, जिसका नाम था लेनिन। किसने बनाया? लेनिन ने ये बनाया। किस लिए बनाया था? ताकि क्या किया जाए? पूंजीवाद का विरोध किया जाए और पूरी दुनिया के अंदर समाजवाद को और साम्यवाद को फैलाया जाए। उसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। ठीक है, इसी के विरोध में, यानी जो समाजवाद बढ़ रहा था, इसके विरोध में क्या आया था? 1928 के अंदर, हाँ 1928 के अंदर भारत के अंदर जो कि सरकार थी, भारत में किसकी सरकार थी? उस समय अंग्रेजों की सरकार थी। तो उन्होंने एक चीज लेकर आया था, पब्लिक सेफ्टी बिल। किस लिए आया था? तो यही कॉमेंटन इंटरनेशनल को रोकने के लिए, क्योंकि उस जमाने के अंदर हमारे जितने भी आप नेता देखोगे, कि हम किसका नाम ले यहाँ पे, जो जिनकी फांसी लगा दी गई थी, भगत सिंह हो गए, बहुत सारे जो नेता थे जो समाजवाद से समर्थक थे, वो किसके सदस्य थे? सदस्य तो नहीं कहेंगे, उनसे प्रभावित थे। किससे? कॉमेंटन इंटरनेशनल से, जो कि समाजवाद को बढ़ाने के लिए बना था। तो कॉमेंटन इंटरनेशनल अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब उसका नेता रसिया है। तो ये क्या करता है कि जितनी भी दुनिया है उसको पूंजीवाद का ये विरोध करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमेंटन बोलते हैं, शॉर्ट में कॉमेंटन बोलते हैं। इसका पूरा नाम है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। फिर आता है समाजवाद। समाजवाद क्या है? तो एक ऐसी विचारधारा है जिसमें कि लोगों को जो संसाधन होते हैं वो सस्ते दामों पर मुहैया कराया जाता है या फ्री में मुहैया कराया जाता है। इसको हम कल्याणकारी राज्य भी कहते हैं। जैसे कि आपको मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको जाना है, एक तरफ पब्लिक व्हीकल है, क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, एक तरफ है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, क्या है? प्राइवेट।
अगर मान लो आपको 50 किलो जाने के लिए पब्लिक से 20 रुपये 10 रुपये लग रहा है, इसी 50 किलो को कवर करने के लिए आपको प्राइवेट से हो सकता है कि 100 रुपये ले लिया जाए या 80 रुपये ले लिया जाए, है ना। इसका मतलब एक ही होता है कि जो पूंजीवाद होता है उसमें अधिक से अधिक पैसा कमाना होता है। लेकिन समाजवाद या कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, आपसे को अधिक से अधिक सेवा करना, यानी कल्याण करना, यानी लोगों का भलाई करना मकसद होता है, किसमें, समाजवाद में या फिर कल्याणकारी राज्यों के अंदर। फिर आता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब विरोध करना, प्रतिरोध मतलब विरोध करना, किसी चीज को नहीं मानना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध करना, ठीक है। फिर आता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनी वही कंपनियां होती है जो अपना व्यापार एक से अधिक देशों में करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। क्या कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं, जो कि अपने एक से अधिक देशों में अपना व्यापार करती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे कि आपका वीवो हो गया, हुआवे हो गया, एप्पल हो गया, अमेजन हो गया, ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है। महिंद्रा हो गया, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसके बाद में इसके अगर मन करे आपको पढ़ने के लिए तो एक कंपनी होता है ब्लू चिप कंपनी, मैं स्पेलिंग सही से लिख दूं, ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी वो होता है, इनके पास इतना पैसा होता है कि पूरे देश का पैसा एक तरफ और इस कंपनी का केवल पैसा एक तरफ, इतना पैसा होता है जिनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी होते बोलते हैं। जैसे कि अपना रिलायंस से ले सकते हो, अपना एप्पल का भी ले सकते हो, एप्पल का जो फ़ोन है, एप्पल जो कंपनी है वो ब्लू चिप कंपनी है। अरामको कंपनी का नाम सुना है, इसको शायद आपने नहीं सुना होगा। अरामको, अरामको दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, जो कि सऊदी अरब की कंपनी है, जो किस में व्यापार करती है, तेल बेचती है। क्या करती है, ये तेल बेचती है ना। इसे हुआवे का नाम सुना होगा, हुआवे का नाम सुना होगा, या हुआई बोलते हैं इसको, है ना। ये सब क्या है, ब्लू चिप कंपनियां है। फिर आता है प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वैश्वीकरण को जो आसान बनाने वाले कारक है, उसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद अगला वर्ड है अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है इसके बिना नहीं, इसके बिना नहीं, यानी पूरी दुनिया को अब चलना है तो ग्लोबलाइजेशन का फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो ग्लोबलाइजेशन आजकल क्या बन चुका है, अपरिहार्य बन चुका है। जैसे कि ये मोबाइल है, हमारे जीवन में अपरिहार्य अंग बन चुका है, यानी इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलेगा। जैसे कि एक दिन भी रिचार्ज खत्म होता है तो हम सोचते हैं सबसे पहले रिचार्ज कराया जाए, क्यों, क्योंकि हमारा जिंदगी किससे चल रहा है, अल्टीमेट मोबाइल से ही चल रहा है। आपको पढ़ाई में भी हेल्प करता है। तो मोबाइल क्या है, अपरिहार्य। अपरिहार्य का मतलब होता है जो बिल्कुल आपके लिए आवश्यक हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिहार्य बोलते हैं। अगला वर्ड आता है आयात और निर्यात। ये काफ़ी मतलब इजी वर्ड है, आयात और निर्यात। आयात का मतलब होता है जब आप एक देश से दूसरे देश को सामान मंगाते हैं। जैसे मान लेते हैं ए देश है, दूसरा देश कौन सा है, बी देश है, इन दोनों में व्यापार होता है, इन दोनों में व्यापार होता है। और आपने बी से ना सामान मंगाया, ठीक है, आपने सामान क्या मंगाया, आलू मंगा ले, आलू मंगाते हैं नहीं, गोल्ड मंगाते हैं अपन, क्या मंगाया, गोल्ड। अब किसने बेचा, बी ने बेचा है, बी ने बेचा है, खरीदा किसने है, ए ने खरीदा है। अब बी ने जब बेचा है ना, तो बेचने वाले के लिए, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये निर्यात होगा, क्या होगा, निर्यात। अब किसने खरीदा है, ए ने, तो इसके लिए क्या होगा, आयात होगा, ठीक है। मान लो ए भी कोई सामान बेच देता है, कोई सामान ए भी बेच देता है, क्या बेच देता है, मार्कर बेच देता है। ये क्या अपने मार्कर छोड़ा, क्या बेचवा दे, चावल, चलो चावल बेच देता है। अब जब ए ने सामान बेचा ना बी को, तो बी के लिए चावल क्या हुआ, आयात हुआ, क्या हुआ, आयात, ठीक है। और ए के लिए निर्यात हुआ, यही चीज क्या हुआ, ए के लिए निर्यात हुआ। तो आयात निर्यात समझ में आया। तो पूरा वैश्वीकरण की प्रक्रिया किससे चल रही है, आयात निर्यात से चल रही है। उसके बाद आया जनमत। जनमत का मतलब होता है अपने पक्ष में लोगों को जुटाना। किसी मुद्दे पे से आपसे जब राय ली जाती है हाँ और ना में, तब उसको हम क्या बोलते हैं, जनमत कहते हैं। अब पूछा जाए कि बताओ वैश्वीकरण ठीक है या गलत है, तो बोलोगे भाई वैश्वीकरण जो है ना, एक मामले में ठीक है, एक मामले में ना गलत है, ऐसी बात है नहीं, ये गलत है। जनमत में पूछा जाएगा वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण सही है यस और नो में जब आंसर पूछा जाए उसको हम बोलते हैं जनमत संग्रह। जैसे कि आपने ब्रेग्जिट का नाम सुना होगा, ब्रेक्जिट, ब्रेक्जिट मतलब जब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बाहर आया तो उसको क्या बोला गया, ब्रेक्जिट बोला गया। तो वहां से लोगों से पूछा गया हाँ और ना बोलो कि हमें ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में रहना है कि नहीं रहना है। तो वहां के अधिकतर लोगों ने कहा कि नहीं रहना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं रहना है, नो कहा कि हमें नो में नहीं रहना, ठीक है। तो ब्रेक्जिट हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, जनमत। जब आपसे किसी मुद्दे पे हाँ और ना में राय पूछा जाना चाहिए। जैसे मैं पूछूं मोदी को पीएम रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अब आपसे नहीं बोलोगे नहीं पीएम अच्छा है तो ठीक ठाक कर रहा है इसको सुधारना चाहिए, नहीं, आपको हाँ और ना में जवाब देना है। यस तो यस, नो तो नो, उसको हम क्या बोलते हैं, जनमत कहते हैं। फिर आता है दक्षिणपंथी। दक्षिणपंथी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम राइट विंग कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट विंग। कौन सा विंग, राइट विंग।
ये राइट विंग पार्टियां वही पार्टियां होती है जो राष्ट्रवाद को ऊपर रखती है। क्या रखती है? राष्ट्रवाद को ऊपर रखती है, यानी राष्ट्र देश को पहले रखती है और देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, समाज है, जो वहाँ के लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे इंडिया में आप किस पार्टी को देखोगे, जो बीजेपी है, जो बीजेपी है वो क्या है? एक राइट विंग पार्टी है जो कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपने समाज को बचाए रखना चाहती है। उसको हम क्या कहते हैं? राइट विंग पार्टी कहते हैं। इसके उल्टा एक आता है वामपंथी। क्या होता है? वामपंथी। जो वामपंथी को बोलते हैं लेफ्ट विंग। क्या बोलते हैं? लेफ्ट विंग। जो लेफ्ट विंग होता है ना, इसका एक ही मतलब होता है कि समाज में कल्याण होना चाहिए। समाजवाद को जो फैलाता है ना, वो क्या है? क्या है? वो वामपंथी है। और जो कि अपने देश, अपने समाज, सभ्यता को बढ़ाता है, ठीक है, अपनी संस्कृति को बताते हैं। कि आपने सुना होगा कि जो हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तानी मतलब जो भारत है, वो हिंदुओं का देश है। तो किसके हिसाब से है? राइट विंग पार्टी यानी बीजेपी के हिसाब से। वो किसके हिसाब से? बीजेपी। बीजेपी की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको एग्जाम्पल देना थोड़ा आसान है और आप लोग इस चीज़ों को समझ सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या है? राइट विंग पार्टियां बोलती हैं जो अपने समाज, संस्कृति, सभ्यता को वरीयता देती है। उसके बाद आता है संरक्षणवाद। क्या आता है? संरक्षणवाद। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव। लेकिन आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और बड़े बड़े देश हैं जो कि भारत से काफी अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्कर बनाती है भारत कंपनी, भारतीय कंपनी, एक भारतीय कंपनी है। क्या बनाती है? पेन बनाती है। क्या बनाती है? पेन बनाती है। और एक हम एक चाइनीज कंपनी लेते हैं, वो भी क्या बनाती है? पेन बनाती है। लेकिन हमें चाहिए भारत की सरकार को कि भारत की जो पेन है या जो फैक्ट्री है उस पर उसको हेल्प करे, है ना, उसको संरक्षण दे, यानी उसका बचाव करे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संरक्षण करे। अब संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। भारतीय सरकार क्या करती है? एक तो उन पर काउंटर वेलिंग टैक्स लगाती है। मैं समझाता हूँ, काउंटर वेलिंग टैक्स, इसको थोड़ा गूगल पढ़ के करिएगा, ठीक है। और उसके बाद है डंपिंग ड्यूटी। डंपिंग डंपिंग टैक्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या ड्यूटी भी कहते हैं इसको। इसका मतलब समझिए, डंपिंग। अब मान लो भारत को ना बर्बाद करना है, भारत को बर्बाद करना है, तो वहाँ की जो सरकारें हैं, मान लो चाइना के हम एग्जांपल ले लें, चाइना की सरकार सोचती है कि पेन की जो कंपनी है ना वो बर्बाद कर दिया जाए। इंडिया में कुछ भी कंपनी, मान लो कार की कंपनी, मान लो मोबाइल की कंपनी, मोबाइल ले लो, मोबाइल काफ़ी आसान है, तब मोबाइल की एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोचती है कि भारतीय मोबाइल की ना व्यापार को बर्बाद करना है। तो वहाँ की सरकार ने क्या किया कि मान लो कि चाइना में मोबाइल 10 रुपये का बन रहा है। कितने का बन रहा है? 10 रुपये का। अब भारत में उसी मोबाइल की कीमत 15 रुपया है और ये 10 रुपये में, ठीक है। अब चाइना क्या करेगा? 10 रुपये में भारतीय कंपनियों को बेचना शुरू कर देता है। भारतीय लोग आप कहाँ जाओगे? आप कौन सी कंपनी का फोन खरीदोगे? जाहिर सी बात है कि हम 10 रुपये वाला खरीदेंगे, 15 रुपये वाला नहीं खरीदेंगे। तो इसमें घाटा किसका होगा? मेरा एक व्यक्ति का तो लाभ होगा, लेकिन देश का घाटा होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन लगा है वो जब बिकेगा नहीं तो लोग बेरोजगार होंगे, चाइना को सारा पैसा चला जाएगा। तो भारत सरकार क्या करती है? इस पर डंपिंग टैक्स लगा देती है। अब कहती है भैया तुम्हारा 10 रुपये का सामान बिक रहा था ना, उन्होंने बोला चाइना ने, बिल्कुल भैया 10 रुपये का सामान बिक रहा था, और भारतीय से पूछा तुम्हारा भाई 15 रुपये का, तो इसको भी 15 रुपये ले करेगी, तो इससे 5 रुपये का क्या करेगी? वो टैक्स लगा देती है। किसी को बोलते हैं डंपिंग टैक्स बोलते हैं। काउंटर वेलिंग टैक्स होता है जब सरकार अपने चीजों को प्रोडक्शन कराने के लिए उस पर सब्सिडी देती है कि जाओ इसको सब्सिडी में हम दे रहे हैं और पूरी दुनिया के देशों में आप जाके बेचो। जैसे यूएसए करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है, AUS ऑस्ट्रेलिया करता है, ये ना काउंटर वेलिंग, इन पे टैक्स लगाया जाता है कि ये अपने देशों को सब्सिडी देकर प्रोडक्शन कराते हैं और भारतीय बाजारों में बेचते हैं, जो कि उसकी कीमत काफ़ी कम होती है। समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ आ रहा होगा। थोड़ा सा वो गूगल करके पढ़िएगा, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए, ठीक है। फिर आता है संरक्षण बात समझ। फिर आता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है जब किसी भाव, विचार, आविष्कार पे केवल आपका अधिकार हो, उसको हम पेटेंट कहते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी, कौन सी हीरो है? अक्षय कुमार, पैडमैन। कौन सा? पैडमैन, जो कि महिलाओं के लिए जो पीरियड आते हैं उसके लिए एक पैड बनाता है ना। तो कहता है कि उसमें जाता है, जब दिल्ली IIT आता है तो कहता है इसके ना पेटेंट करा लो। पेटेंट जब करा लेते हो ना, तो उस चीज को बनाने का अधिकार किसके पास चला जाता है? केवल उस व्यक्ति के पास। अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको पैसा देना पड़ता है। तो एकाधिकार होता है। पेटेंट का होता है एकाधिकार, है ना। पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार, होता है कि आपका जो आविष्कार किया, आपने इतने सारे खर्च किया है, तो सब कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। जैसे आपने वैक्सीन का नाम सुना है? वैक्सीन सबको लगा था ना, 2 डोज। वैक्सीन का मतलब ये होता है, वैक्सीन जो आपको शरीर को लिए अच्छा होता है, प्रतिरोध, हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो वैक्सीन सब कंपनी नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती? कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, तो अपने कैसे वैक्सीन बनता है उनका, उन्होंने उस चीज़ का क्या करा रखा है? पेटेंट करा रखा है। और जब पेटेंट करा रखा है तो वो चीज़ आसानी से आप बना नहीं सकते। अगर आप मान लो अभी वैक्सीन बनाना चाहते हो, तो मान लो फॉर्मूला चाहिए जिससे वैक्सीन बनता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको या तो पैसे देने पड़ेंगे, उसको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो पेटेंट क्या होता है? किसी भी चीज पे, विचार पे आपका एकाधिकार होता है, यानी आपके से ही पूछ के कोई काम किया जाएगा। अब चैप्टर में क्या पढ़ना है?
तो वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम हैं, वैश्वीकरण के बहुत सारे आयाम हैं। तो इसमें क्या है, राजनीतिक आयाम। तो हम देखेंगे कि एक देश को वैश्वीकरण ने कैसे मजबूत किया है, कैसे कमजोर किया है। जैसे कि आप देखोगे आजकल जो भारत है वो किसकी तरफ बढ़ रहा है, वैश्वीकरण की तरफ बढ़ रहा है, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कारण है। फिर देखेंगे आर्थिक में पूरी दुनिया के अंदर डॉलर चल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, डॉलर चल रहा है। WTO के बारे में पढ़ेंगे, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं सांस्कृतिक पहचान। हम हुए या आप हुए, हम कहीं ना कहीं जो पश्चिमी सभ्यता है, जो संस्कृति है, उससे प्रभावित हो रहे हैं। जैसे कि हमारा कपड़ा पहनने का स्टाइल, घड़ी पहनने का स्टाइल, मेरी हेयर कटिंग, है ना, ये सांस्कृतिक रूप से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अमेरिका की तरफ या यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी चीज को सांस्कृतिक पहचान बोलते हैं। खाने में हमें क्या पसंद है, बर्गर पसंद है, ठीक है, हम चाइनीज खाना खा रहे हैं तो वो भी क्या है, एक सांस्कृतिक परिणाम है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे भारत और वैश्वीकरण। तो भारत ने मजबूरी में वैश्वीकरण शुरू किया था, क्योंकि उस समय हमारे पास ऐसे समस्या आ गया था कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पैसा नहीं चलता, गांधी जी का कोई वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में, किसका वैल्यू है, डॉलर बाबा का वैल्यू है। तो हमारे पास डॉलर कम हो गए थे, है ना, तो मजबूरी में हमने डॉलर के लिए किससे समझौता किया था, वर्ल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, IMF से जब समझौता किया था तो IMF ने कहा था भैया आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन को अपनाना पड़ेगा। इसी ग्लोबलाइजेशन को हम लोग शॉर्ट में नाम देते हैं LPG, ठीक है। L से होता है उदारीकरण, P से होता है निजीकरण, G से होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण होता है। तो भारत ने अपनाया, लेकिन इससे भारत के कुछ लोगों को फायदा भी है, कुछ लोगों को नुकसान भी है। तो वैश्वीकरण का प्रतिरोध, अब सब लोग तो वैश्वीकरण का सपोर्ट करेगा नहीं, तो कुछ लोग इसको अपोज करते हैं। अपोज क्यों करते हैं, तो कहते हैं कि हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है, इससे केवल एक तबके को फायदा हो रहा है, इससे समाज में असमानता बढ़ रही है, ठीक है, इसीलिए इसके नाम पे इसका विरोध भी किया जाता है। महिलाओं को कुछ तो फायदा हुआ, लेकिन महिलाओं का काफी नुकसान हुआ, ठीक है। महिला को केवल एक उपभोक्ता वस्तु के रूप में देखा जाता है, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी हो चुकी है वैश्वीकरण, ठीक है। तो अपन ये पहला पार्ट था, आपको समझ में आया होगा पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़िए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ, या तो वीडियो देखने से पहले चैप्टर पढ़ें, या चैप्टर मतलब ये पार्ट देखने के बाद आप बुक को अवश्य पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।